सुप्रभात छात्रों। आज ऑप्शनल हिंदी का लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हमने चर्चा की थी और वह जैसे फिर दोबारा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस सत्र में आपको 12 कविता है और 12 कविता के पेपर का नाम है साहित्य जगत। ऐसा किताब है साहित्य जगत। 12 कविता है और 12 कविता में यानी हर एक कविता पर प्रश्न आएगा ही, क्योंकि प्रश्न पत्र का स्वरूप हम देखते हैं। तो प्रश्न पत्र पहला जो प्रश्न है इसमें समग्र पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी आपको 10 प्रश्न के बहुविकल्पी के लिए पूरा पाठ्यक्रम जो है वो देखना अनिवार्य है। जैसे यानी मान लीजिए 12 कविता है, उसमें हर एक कविता पर आ ही जाएगा। तो ऐसे जो है 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न दूसरा जो है समग्र पाठ्यक्रम पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण, यानी 3 कविता पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 2 पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। गुण है 10। प्रश्न तीसरा जो है समग्र पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट नोट जो है वह आ जाएगी। इसमें 5 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 के उत्तर लिखने अनिवार्य है और इसके गुण है 15। प्रश्न चौथा जो है समग्र पाठ्य पर दीर्घोत्तरी प्रश्न अ तथा ब दोनों अनिवार्य है, यानी अ में 2 प्रश्न होंगे, ब में 2 प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्नों के लिए यानी कुल 15 गुण है। यानी अ के लिए 7 मान लीजिए और ब के लिए 8 मान लीजिए। तो ऐसे यानी 4 ही प्रश्न है और 4 प्रश्न 50 गुण में समाप्त होने वाले हैं। 12वीं कक्षा में आपने 100 गुण की परीक्षा दी थी और इस साल फर्स्ट ईयर में आपको यानी 50 गुण की परीक्षा देनी है। पहले सेमेस्टर के लिए 50 गुण और दूसरे सेमेस्टर के लिए 50 गुण, ऐसे कुल 100 गुण के 1 साल की आपकी परीक्षा होगी। तो इसमें हम सिलेबस की ओर मोड़ लेंगे। जो यहाँ अध्ययन के लिए 12 कविता जो रखी हुई है उसमें पहली जो कविता है वह है भिक्षुक कविता। यानी आप कहेंगे कि मैडम ने भिक्षुक कविता से प्रारंभ कर दिया, लेकिन अध्ययन मंडल ने यहाँ जो कविता रखी हुई है वो भिक्षुक, जिसके कवि जो है वो निराला है। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसा उनका नाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह यानी छायावाद के यानी प्रकृति के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हो गया है। मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव है, इसमें उनका जन्म हो गया। यानी 19वीं सदी का प्रारंभ होने के 4 साल पहले उनका जन्म हो गया है। इनके जन्म या उनके परिवार के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उनका जन्म जो है एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ है। ये बंगाल के है, उनकी मातृभाषा बंगाली है। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला उपनाम में उन्हें पहचाना जाता है। इनका बचपन का नाम जो है उनके माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था वह नाम उनका सूर्य कुमार था। फिर उसमें कोई सूर्य बोला भी कहते थे और साहित्य के क्षेत्र में वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे हो गए हैं। निराला यह उनका उपनाम है, या जैसे साहित्य के क्षेत्र में निराला नाम से उन्हें पहचाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा जो है उनकी महिषादल में हुई और बंगला भाषा में 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और 10वीं अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई छोड़ दी। है ना, बंगला भाषा मातृभाषा उनकी है और 10वीं तक उनकी पढ़ाई बंगला भाषा में हो गई और 10वीं में फेल होने के कारण उन्होंने अगली पढ़ाई छोड़ दी है। घर पर ही उन्होंने स्वयं
स्वयं अध्ययन द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, है ना। उसकी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई तो समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने घर पर ही स्वयं यानी स्वयं अध्ययन से यानी संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, दर्शन शास्त्र इसका भी उन्होंने अध्ययन कर दिया है। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। प्रिय पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से हिंदी सीखकर हिंदी लेखन में कार्य करने लगे और हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार बन गए, है ना। वे उनकी मातृभाषा यानी बंगाली और उनकी पत्नी जो है वह हिंदी प्रेमी है, हिंदी की जानकार है, या उनकी मातृभाषा हिंदी है। इसी कारण यानी वे यानी बंगाली साहित्य लिखते थे। इसके बाद विवाह के बाद यानी पत्नी से उन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी के यानी एक अच्छे कवि यानी श्रेष्ठ कवि बन गए हैं, जो यानी छायावाद के 4 कवि है। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा उनमें से ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो निराला जैसा व्यक्तित्व, जैसे निराला नाम हम कहते हैं, निराला यानी अलग व्यक्तित्व वाला, उसी तरह उनका व्यक्तित्व यहाँ दिखाई देता है। उनकी यानी पत्नी से उन्होंने यानी हिंदी सीखी और साहित्य के प्रति हिंदी अग्रसर हो गए। माता, पिता, पत्नी और पुत्री के क्रमशः अकस्मात निधन के कारण निराला जी को अपने जीवन के संघर्ष में भटकाव का सामना करना पड़ा। यानी निराला का व्यक्तित्व हम देखते हैं, जो अपने होते हैं वे सारे गुजर जाते हैं। उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और उसके बाद यानी उनकी पत्नी जो है, पहले पत्नी का यानी देहांत हो जाता है और पत्नी के बाद यानी उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह तो उनकी यानी जिम्मेदारी में अपने ससुर जो है, ससुर के पास उन बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें याद आ जाता है कि अपनी जिम्मेदारियां अपने संभालनी चाहिए और उसी समय वे बेटी को अपने पास ले आ जाते हैं और बेटी को बड़ा करके उसका पालन पोषण करके यानी उसका विवाह कर देते हैं। और उसी समय विवाह के लिए जो है ने पंडित बुलाना था, तो पंडित को दीक्षा देने के लिए यानी दक्षिणा देने के लिए कुछ उनके पैसे नहीं थे उनके पास, इसीलिए उन्होंने स्वयं अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। पंडित के रूप में वे स्वयं वहीं पे खड़े थे। तो ऐसे निर्धन व्यक्ति को निर्धन ही दामाद मिल जाता है। विवाह के उपरांत उनकी बेटी बीमार हो जाती है। दामाद के पास पैसा न होने के कारण वे उनकी अपनी पत्नी का यानी इलाज नहीं कर सके, या यह बीमारी जो है उसी समय की भारी बीमारी थी और उसमें उनकी बेटी जो है सरोज, उनका अंत हो जाता है। बेटी का विवाह करने के बाद उनके घर में कोई बचा नहीं है, इसी कारण वह साहित्य यात्रा करते रहते हैं। वे कभी महादेव वर्मा के यहाँ रहते हैं, वाराणसी रहते हैं, बनारस रहते हैं। तो ऐसे यानी ये यानी घूमने वाले जो साहित्यकार है, कभी कभी साल में 1-2 बार घर वापस आ जाते हैं और उसी समय उनकी बेटी का हाल तो उन्हें पता नहीं चलता। एक बार ऐसे ही वे यानी घर वापस आ जाते हैं, तब उन्हें उनके दरवाजे के अंदर वे किवाड़ खोल देते हैं तो एक खत उन्हें मिलता है। वो उठाकर उस पर बहुत धूल जमी हुई थी और उसको किवाड़ खोल देते हैं और सामने जब उन्हें वो खत दिखाई देता है उसे उठा लेते हैं, धूल झटका देते हैं और पढ़ते हैं। तो उन्हें उसी समय अपनी बेटी के मृत्यु की वार्ता समझ जाती है। तो उसी समय वे कहते हैं, हाय ये अभागी पिता, तेरे हित का कुछ नहीं कर सका। यानी ये तेरा अभागा पिता है, तेरे हित का कुछ भी नहीं कर सका, ऐसे वे कहते हैं। फिर जैसे यह किवाड़ खोला था फिर उसी तरह बंद कर देते हैं। वे फिर वापस गए, जीवन के अंत तक वे वापस नहीं आते हैं। और उसके बाद उन्होंने सरोज स्मृति नामक खंड काव्य लिखा, जिसे
शोकगीत के रूप में माना जाता है। यानी माता पिता का देहांत, पत्नी का देहांत, पुत्री का देहांत, ऐसे एक के बाद एक सभी चले जाते हैं। इसी कारण निराला के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष खड़ा हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कई साहित्यिक, कई छायावादी कविता लिखी। उसके बाद उन्होंने राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता लिखी। तो ऐसे साहित्यकार राम की शक्ति पूजा में उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष और राम के जीवन का संघर्ष, इस दोनों में चित्रण करने का या साम्य दिखाने का प्रयत्न उन्होंने कर दिया है। दरमियान रामकृष्ण मिशन से इनका संपर्क हुआ और रामकृष्ण के साथ साथ विवेकानंद से भी वे प्रभावित होते गए। पौरुष और ओज, कठोरता और कोमलता का अद्भुत समन्वय इनके व्यक्तित्व में पाया जाता है। निराला हिंदी के युगांतकारी कवि है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता हैं। गीति काव्य की प्रथा को इन्होंने ही जन्म दिया है। यानी मुक्त छंद की कविता निर्माण करने वाले ये कवि माने जाते हैं। और गीति काव्य जो है, जो स्वरोज स्मृति जो है, वह गीति काव्य माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में सॉनेट कहा जाता है। गीति काव्य के प्रणेता उन्हें कहा जाता है। निराला जी ने समन्वय तथा मतवाला, यह पत्रिका है, उसी समय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, मशहूर पत्रिका थी। उस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया और उनका अंत 1961 में उनका देहांत हो गया। साहित्य के क्षेत्र में उनको हम देखते हैं तो उन्होंने काव्य लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, नाटक लिखा, निबंध लिखे, जीवनी भी लिखी, रेखा चित्र, आलोचना। काव्य में हम देखते हैं तो उनकी जो कविताएं हैं, वो कविता संग्रह जो है अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, अपरा, संध्या काकली, आराधना, गीत गुंज, कविश्री और सरोज स्मृति, इतना काव्य संग्रह उनका विस्तृत होता है। इसी कारण उसे हम कवि के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं और उस उपन्यास के नाम है अलका, उपरा, चमेली, चोटी की पकड़, निरुपमा, प्रभावती, उच्छृंखल, काले कारनामे। है ना, ये कुल उनके उपन्यास है। और कहानी संग्रह है लिली, सुकुल की बेबी, देवी, अप्सरा एवं अलका, यह कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह के साथ साथ ही उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, 4 नाटक लिखे हैं, जैसे समाज, शकुंतला, उषा और राजयोग, ऐसे 4 नाटक उन्होंने लिखे हैं। निबंध भी लिखे हैं, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, रविंद्र, कानून कुसुम और चाबुक, ऐसे उनके निबंध हैं। जीवनी भी लिखी है उन्होंने। भीम, प्रहलाद, राणा प्रताप और ध्रुव, ऐसे उनके यह जीवनी है। और रेखा चित्र है कुल्ली भाट, बिल्ले सुर, बकरिया, चतुरी चमार, यह उनके रेखा चित्र है। रेखा चित्र यानी जीवनी जो है उसमें थोड़ा अंतर है, किसी दूसरे के बारे में लिखना जीवनी है, और रेखा चित्र यानी उसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन रेखाओं के द्वारा कई स्मृतियों को हम चित्रित करते हैं तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो महादेव वर्मा ने भी जीवनी भी लिखी और रेखा चित्र भी लिखे हैं। उसी तरह यानी निराला जी ने भी रेखा चित्र भी लिखे हैं और जीवनी भी लिखी है। और आलोचना जो है, आलोचना के खंड जो है वे इस तरह है। रविंद्र कविता, कानन, प्रबंध, पंत और पल्लव, यह जो है उनके आलोचना है। जैसे हम देखते हैं समय के अनुसार उन्होंने ढलना स्वीकार कर दिया। वे पहले बंगला भाषा में साहित्य लिखते थे। पत्नी के प्रोत्साहन से उन्होंने हिंदी साहित्य लिखा और उसके बाद छायावादी के बाद उन्होंने प्रयोगवादी, प्रगतिशील
और दार्शनिक साहित्य लिखने का काम कर दिया है। पहले छायावादी रहे हैं, उसके बाद प्रगतिवादी रहे, इसके बाद प्रयोगवादी रहे, और इसके बाद जैसे हम देखते हैं दार्शनिक चिंतनशील कवि रहे हैं। उन्होंने जनजीवन का सजग कवि माना है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं यानी उनकी एक कविता है तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर जो है उसी समय यानी जब उनका समय जो हम देखते हैं 1936 तक, यानी जो छायावादी कविता का आरंभ है तो वहां तक माना जाता है। तो उसके बाद प्रगतिवादी संघ निर्माण हो गया था, प्रगतिशील लेखक संघ। उसके पहले की जो कविता है वो छायावाद में आ जाते हैं, कई हलावादी भी आ जाती है। तो ऐसे जो है इसके बाद में प्रगतिवादी हो गए। प्रगतिवादी उनकी तोड़ती पत्थर जो है वो तोड़ती पत्थर यानी इलाहाबाद शहर में मई के महीने में कैसी धूप होती है और पत्थर को तोड़ने वाली स्त्री का उनका चित्रण कर दिया है। वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी कविता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो चुकी है। इसी कारण जो कवि है जीवन का वे जब निराला जी जनजीवन के सजग कवि माना जाता है, तो यही उसका है कि उनकी जो तोड़ती पत्थर जो कविता लिखी उन्होंने वो जनजीवन का चित्रण उन्होंने कर दिया है। इनके काव्य में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति यानी विद्रोह की भावना दिखाई देती है। सामाजिक रूढ़ी परंपरा जो है इससे हम तो हटते नहीं है, लेकिन ऐसे समय यानी वो मनुष्य किस तरह बर्ताव करना चाहिए। जैसे आज की स्थिति भी हम देख रहे हैं, कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे के साथ नहीं जा सकता है, यानी मानव को मानव से दूर रखने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे लेकिन उसी समय वे मानव के प्रति बहुत संवेदनशील दिखाई देते हैं। समाज में जो होने वाले रूढ़ियां है उसके प्रति उन्होंने विद्रोह प्रकट कर दिया है। सामाजिक विषमता, शोषण आदि के प्रति उन्होंने अपने काव्य द्वारा व्यंग्य किया है। यानी सामाजिक विषमता जो है और शोषण जो है उसके प्रति उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा व्यंग्य प्रकट कर दिया है। निराला ने हिंदी कविता को नई दिशा, नई गति और गरिमा प्रदान की है। कविता को मुक्त छंद प्रदान करने में इनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कविता को मुक्त छंद प्रदान करने, गीति काव्य की निर्मित भी उन्होंने ही कर दी है और फिर मुक्त छंद में कविता लिखने का काम उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे ये जो निराला है तो उनकी यह भिक्षुक कविता है, वह भी एक प्रगतिशील विचारों को प्रेरणा देने वाली है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे विदेशी लोग कहते हैं हिंदुस्तान भिक्षुकों का देश है, यानी भारत भिक्षुकों का देश है, या भारत में यानी ज्यादा भिक्षुक हमें मिलते हैं, जहाँ भी देखे वही भिक्षुक हमें दिखाई देते। तीर्थ स्थल हो या बाजार हो, गांव में मुफ्त में मांग कर खाने वाले लोगों की संख्या, जैसे हम देखते हैं कई बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बड़ा हो छोटा हो चाहे वो मंदिर ही है, तो मंदिरों के सामने लोग यानी थाली लेकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये भिक्षुक लोग जो है उनके प्रति यानी विदेशों ने यह कहा है कि हिंदुस्तान भिक्षुकों का देश है। यानी जहाँ देखे या जैसे हम महानगरों में जाते हैं तो नगरों महानगरों में भी यानी फुटपाथ पर लोग यानी बैठे हुए भिक्षा मांगने के लिए बैठे हुए दिखाई देते हैं। यानी मजबूर होकर जो मांगता है तो अच्छा है, लेकिन मजबूर न होकर एक आदत बनाकर जो लोग बैठते हैं उसके प्रति यानी यहाँ यानी व्यंग्य दिखाई देता है, या मनुष्य के भिक्षुकों के प्रति होने वाली जो भावना है उसका चित्रण उन्होंने कर दिया है। महाकवि निराला के भीतर मानवता के समस्त गुण विद्यमान थे। निराला जी के व्यक्तित्व में मानवता के गुण दिखाई देते हैं।
काव्य में आम जनता के प्रति अपार सहानुभूति दिखाई देती है। उनके मन में यानी सामान्य जनता जो है उसके प्रति अपार सहानुभूति दिखाई देती है। भिक्षुक कविता महाप्राण निराला द्वारा लिखी गई है, यानी निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके दो बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन कर देते हैं। यानी एक मंदिर के सामने यानी एक भिक्षुक है और उसके साथ दो बच्चे हैं और उस दो बच्चों का चित्रण बहुत दर्दनाक है। यह कविता जब हम पढ़ते हैं तो घृणा निर्माण हो जाती है। उनका कार्य, उन भिक्षुक और उनके दो जो बच्चे हैं, किस तरह कुत्ते और इन दोनों में झगड़ा होता रहता है। यानी यह जो है यह दृश्य मनुष्य और कुत्ते के लिए दर्दनाक है। यानी उन दोनों का झगड़ा ये कैसे है, यानी झूठे पत्तल जो होते हैं, यानी उस झूठे पत्तल को कुत्ते चाटते हैं, लेकिन यहाँ यानी झूठे पत्तल को यानी ये भिक्षुक के बच्चे जो है चाट कर यानी अपनी भूख को शांत करने का काम करते हैं। तो ऐसे प्रगतिशीलवादी लेखक इसमें दिखाई देते हैं। इसी कारण मानव के प्रति वे संवेदनशील है, ऐसा कहा जाता है। भिखारी की पीठ और पेट भूखमरी के कारण एक हो गए हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगते कूड़े पर फेंके हुए झूठे पत्तलों को चाट रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुत्ते से भी छीना झपटी करनी पड़ रही है। तो ऐसे जो है यानी उसकी पीठ और पेट एक हो गया है और कुत्ते से यानी वो झगड़ रहा है। अगली कविता जो है अगला उसके बारे में वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।